नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज की ये जो क्लास है वो यूजफुल रहेगी सेबी ग्रेड ए एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही ये यूजफुल रहेगी NTA नेट कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए। सेबी ग्रेड ए एग्ज़ाम के अंदर पेपर 2 के अंदर आपका सब्जेक्ट है फाइनेंस, वहाँ पर ये यूजफुल रहेगी। और NTA नेट कॉमर्स के अंदर आपके यूनिट है फाइनेंस एंड बैंकिंग, वहाँ पर आपके लिए ये क्लास यूजफुल रहेगी। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक, और ये क्लास नंबर 5 है फाइनेंस की। ऑलरेडी हम 4 क्लासेज अपलोड कर चुके हैं और चारों क्लासेज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मनी का इवोल्यूशन एंड टाइप्स, कि यार मनी सिंपल देखो, मनी क्या होती है ये हमको पता है कि यार मनी किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए एक आधार होती है, जिसके आधार के ऊपर आप किसी भी व्यक्ति से कोई भी लेन देन कर सकते हो। सिंपल सा है। इसके हम एवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्टेजेस के अंदर मनी आई है, और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मनी से पहले एक सिस्टम हुआ करता था, आपको मैं बता दूं, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता था कि मैं आपको एक पर्टिकुलर गुड्स दूंगा और आप मुझे दूसरी पर्टिकुलर गुड्स दे दोगे, आप मुझे दूसरी गुड्स नंबर 2 आप मेरे को दे दोगे। ये बार्टर सिस्टम होता था। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम सिंपल सी प्रॉब्लम है कि फॉर एग्जांपल मेरे को आपसे कोई एक चीज चाहिए थी, आपके पास वो गुड्स है जो कि मेरे को चाहिए, लेकिन मेरे पास वो गुड्स नहीं है जो कि आपको चाहिए, तो मैं आपसे वो गुड्स ले ही नहीं सकता हूं ना। तो ये यहाँ पर इसकी ये कुछ प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम के अंदर। तो बार्टर सिस्टम को खत्म किया गया और बार्टर सिस्टम की जगह के ऊपर अलग अलग तरह की मनी चलाई गई। अब उन मनी के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप हमारे जितने भी जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी PDF चाहते हो तो जरूर से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम से रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस होती है उनसे रिलेटेड जो बातें हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और क्यूजेस वगैरह भी हम यहाँ पर करते रहते हैं। तो जरूर से टेलीग्राम के ऊपर जाइएगा और वहाँ पर कॉमर्स मेरी जान सर्च करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि हम हर क्लास के अंदर सबसे पहले जो हमारी पिछली वाली क्लास है, यानी कि क्लास नंबर जो 4 थी, उसके अंदर हमने जो भी स्टडी की थी उससे रिलेटेड जो MCQ है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला MCQ आता है प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है। अब प्राइस अर्निंग बोले तो कि आप किसी भी कंपनी के शेयर्स मार्केट से जो खरीद रहे हो उसके ऊपर आप कितना रुपया अर्न करोगे। तो अर्निंग पर शेयर कितना रुपया अर्न कर रहे हो डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर डिवाइड करना है मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर। तो कंपनीज अर्निंग पर शेयर टू दी मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर। दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है एक ऐसी डिटेल रिपोर्ट बताइएगा जहां पर जो भी कंपनी इश्यू करती है, जो भी कंपनी IPO को ऑफर कर रही है, वो उसके अंदर सभी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखेगी, किस तरह से आपको एप्लीकेशन करनी है, उसकी प्राइस क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी, सभी चीजें उस इश्यू से रिलेटेड लिखेगी, जिसको देखकर, जिसको पढ़कर आराम से सोच समझकर आप उस कंपनी के शेयर्स को परचेज करोगे। ऐसी रिपोर्ट कहलाती है, फिर ऐसा स्टेटमेंट कहलाता है कंपनी का प्रोस्पेक्टस। अब काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर जो MOA है और ROA है वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस की किताब होती है कि यार कंपनी किस तरह से वर्किंग करेगी, वो MOA और AOA में लिखा हुआ होता है। प्रोस्पेक्टस में कंपनी कभी भी इश्यू करती है तो उस इश्यू से रिलेटेड सभी बातें प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखी हुई होती है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हम आगे के चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे कंपनी लॉ के अंदर। इसे कहते हैं भ्रामक प्रविवरण या प्रोस्पेक्टस। इसके अंदर कंपनी अपने कितने शेयर इश्यू करने वाली है, उनकी क्या प्राइस रहने वाली है, वो यहाँ पर नहीं बताती है। लेकिन यहाँ पर तो क्या कहा गया है, प्राइस वगैरह बताई जा रही है, तो वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस नहीं हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपके लिए प्रोस्पेक्टस। आपको मैच करना है कि रिस्क एवर्स कौन होते हैं। रिस्क एवर्स वो पर्सन होते हैं जो कि बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं और बहुत ज्यादा रिटर्न चाहते हैं। रिस्क न्यूट्रल वो बंदे होते हैं जो कि ठीक ठाक रिस्क से ठीक ठाक प्रॉफिट चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि हम ज्यादा रिस्क लें और ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। रिस्क टेकर वो बंदे होते हैं कि मैं कितनी भी रिस्क ले लूंगा और मेरे को रिटर्न चाहे कम मिल जाए।
द सेल ऑफ बोरोड सिक्योरिटीज, यानी कि आप क्या करते हो, किसी आपके पास खुद के पास सिक्योरिटी नहीं है, शेयर्स नहीं है, आप लोगों से शेयर खरीदते हो और उनको मार्केट में बेच देते हो और वापस इस उम्मीद के साथ बेचते हो कि फ्यूचर में उसकी जो प्राइस होगी वो कम होगी और आप वापस उनको क्या कर लोगे, रीपर्चेज कर लोगे और जो भी लेंडर को उसकी सिक्योरिटीज होगी आप उसको दे दोगे और बीच के अंदर आप फायदा कमा लोगे। यह क्या कहलाता है, ये जो मैंने आपको बताया था, ये क्या कहलाता है आपके लिए, ये कहलाता है आपके लिए शॉर्ट सेलिंग। मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू, मार्केट कैपिटलाइजेशन बताया था, देखो मार्केट के अंदर कितनी कैपिटल है, तो पहले तो आएगी मार्केट प्राइस आएगी शेयर की। कैपिटल बोले तो शेयर, और शेयर भी कौन से, केवल इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को कौन सा शेयर बोलते हैं, ऑर्डिनरी शेयर भी बोलते हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर को आप मल्टीप्लाई करोगे मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर से, तो यहां पर सी विल बी द योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या था, मनी का इवोल्यूशन पढ़ना है और मनी के टाइप्स पढ़ने हैं उसके। देखिएगा, सबसे पहले आई थी हमारी कमोडिटी मनी, फिर आई थी मेटेलिक मनी और फिर आई है पेपर मनी। कमोडिटी मनी के अंदर क्या होता था, मनी को कंसिडर किया जाता था कमोडिटी से। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉफी बीन से कर दिया कि भाई कॉफी बीन्स होंगे, 10 कॉफी बीन में कोई चीज मिलेगी या 15 कॉफी बीन में कोई चीज मिलेगी, 20 कॉफी बीन में कोई चीज मिलेगी। अगर आपको हमारे नोट्स परचेज करने हैं तो आपको हमको 2000 कॉफी बीन देने होंगे। तो ये ऐसे यहाँ पर कमोडिटी मनी के अंदर कर दिया। मेटेलिक मनी के अंदर क्या कर दिया गया कि ऐसे कमोडिटी को हटाकर मेटल्स जैसे कि सोना हुआ, चांदी हुआ, कॉपर हुआ, सिल्वर, प्लेटिनम हुआ, इनसे क्या कर दिए जाते थे, इन धातुओं की क्या कर दी जाती थी, मनी बना ली जाती थी। दैट इज कॉल्ड दी मेटेलिक मनी। जैसे कि अभी भी हमारे 1 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं, 10 रुपए के सिक्के हैं, वो मेटेलिक मनी के फॉर्म के अंदर ही आते हैं। पेपर मनी बोले तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो 100 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, 2000 रुपए का नोट, ये सब आपके लिए कौन सी होती है, पेपर मनी। क्योंकि यार मेटेलिक मनी के अंदर जो मेटल की भी जो मनी होती है ना, वो वहां पर मेटल की भी जो कॉस्ट होती है ना, वो वहां पर लगी रहती है। तो काफी बार ऐसा होता था कि उस मेटल की जो कॉस्ट थी ना, वो ही ज्यादा थी उसकी एक्चुअल प्राइस से, है ना, उसकी एक्चुअल प्राइस से उसकी मेटल की कॉस्ट ही ज्यादा रहती थी, है ना, तो वो मेटेलिक मनी होती थी। कमोडिटी मनी का मतलब क्या होता था, सबसे पहले कमोडिटी मनी का मतलब होता था कि एक ऐसी मनी जो कि कमोडिटी से अपनी वैल्यू लेती है, कमोडिटी से अपनी वैल्यू लेती है। अब यहाँ पर इनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती नहीं है, खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब मैंने बताया था पहले भी, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब आप उस चीज के लिए कितना पे कर सकते हो, उसकी खुद की वैल्यू यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि ये खुद कुछ ना कुछ गुड्स से अपनी वैल्यू को डिराइव करते हैं। तो इन गुड्स को क्या करते थे, जनरली वो क्या कर लेते थे, मनी के रूप में कंसिडर कर लेते थे। मेटेलिक मनी, पहला क्वेश्चन आता है कि मेटेलिक मनी की खुद की कोई वैल्यू होती है क्या, मेटल की खुद की कोई वैल्यू होती है क्या, यस, मेटल की खुद की वैल्यू होती है, सोने की, चांदी की, पीतल की, इनकी खुद की वैल्यू होती है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी, यस। और यहाँ पर जो मेटल थे, जैसे कि पुराने जमाने के अंदर भी अगर आप देखते थे तो मुहर वगैरह होती थी, अकबर की जो मुहर वगैरह होती थी, वो सब मेटेलिक मनी के एग्जाम्पल थे, है ना। तो जहां पर भी मैं फास्ट पढ़ाऊँ तो इसका मतलब होगा कि आपको बस उतना ही समझना है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां पर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा समझाने की बारी आएगी, डेफिनेटली आई विल बी स्लो एंड वहां पर मैं अच्छे समझाऊंगा। पेपर मनी को कागजी मुद्रा कहते हैं। क्या इनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती है क्या, पेपर की अपने आप में कोई वैल्यू है क्या, नहीं, पेपर की अपने आप में कोई भी वैल्यू नहीं होती। जैसे कि अब आपके पास अगर वो 500 रुपए के नोट या 1000 रुपए के नोट जो कि चलना बंद हो गए हैं, क्या अब चलना बंद हो गए, तो वो क्या है, कागज का एकमात्र टुकड़ा ही है, उनकी कोई वैल्यू है क्या, नहीं, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2000 रुपए का नोट है, 2000 रुपए के नोट को मैंने 5-10 टुकड़ों में फाड़ दिया और उसको आपको दे दिया, क्या उसकी कोई वैल्यू है क्या, नहीं, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। वहीं पर अगर मैंने एक सोने की जो मुहर थी उसको गला दिया और वो जो गलने पर जो धातु आई थी वो आपको दे दी सोने की, क्या उसकी वैल्यू है क्या, यस, उसकी वैल्यू होती है। तो मेटेलिक मनी की तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जबकि पेपर मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। अब पेपर मनी भी होती है, वो 2 तरह की होती है। पेपर मनी को भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला आएगा आपके लिए फिएट मनी और दूसरा आएगा आपके लिए लीगल टेंडर मनी, याद रखिएगा, है ना, एक एक करके पढ़ते हैं। फिएट मनी कहता है, फिएट मनी बोले तो वैधानिक मुद्रा। फिएट मनी कहता है कि यार मैं तभी
फिएट मनी बनूंगी जब दो कंडीशन पूरी हो जाएगी। सबसे पहला, इट मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ कॉइन, कॉइन के रूप में हो सकता है फिएट मनी, नोट्स के रूप में हो सकता है, और समथिंग लाइक द, जैसे कि अभी चल रहा है क्रिप्टो करेंसीज वगैरह चल रही है ना, जैसे कि मार्शल आइलैंड SOUV ने क्रिप्टो करेंसी को चला रखा है वहां पर, है ना। इंडिया में तो उसको नहीं चला रखा अभी तक। तो मतलब कि वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कॉइन फॉर्म में हो सकती है, करेंसी नोट फॉर्म में हो सकती है, क्रिप्टो करेंसी फॉर्म में हो सकती है। एंड साथ में ये दूसरी कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए, इट मस्ट बी इश्यूड बाय द ऑर्डर ऑफ अ किंग, क्वीन, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। और उसको जो मार्केट में इशू किया गया है ना, वहां की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने उसको इशू किया होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हो ये 200 रुपए के नोट, ये 50 रुपए के नोट, ये 100 रुपए के नोट। पहला क्या, ये इन तीनों में से कोई सी भी फॉर्म में है, यस ये करेंसी फॉर्म में है, प्लस इसको इशू किसके द्वारा किया गया था, इशूड बाय गवर्नमेंट। ये किसके द्वारा इसको इशू किया गया था, इशूड बाय गवर्नमेंट। तो क्या ये फिएट मनी है, क्या ये वैधानिक मुद्रा है क्या, यस ये फिएट मनी होती है। उसी तरह से अगर आपने देखा होगा बचपन के अंदर यहाँ पर ऊपर लिखा रहता था मनोरंजन बैंक, मेरे को अभी भी याद है मनोरंजन बैंक यहाँ पर लिखा हुआ था। यहाँ पर एक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान इनकी फोटो लगी हुई होती थी, और यहाँ पर 100 रुपए लगे होते थे, है ना। बिल्कुल ऐसे असली वाला नकली नोट लगता था, उससे बच्चे हम खेलते थे, है ना। क्या यह करेंसी नोट है, यस ये करेंसी नोट है। लेकिन क्या इसको यहाँ के रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया था, नहीं, इसको यहाँ की रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा नहीं इशू किया गया था। क्या ये फिएट मनी है, आंसर आ जाएगा नहीं, ये फिएट मनी आपकी नहीं है। आई बात समझ में, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है, इंडिया के अंदर ये जो कॉइन्स हैं, करेंसी नोट्स हैं, ये इनको इशू कौन करता है। अगर मैं बात करता हूं कॉइन्स की, है ना, गवर्नमेंट इशू ऑल कॉइन्स अप टू ₹1000 यूजिंग द पावर ऑफ द कॉइनेज एक्ट। मतलब कि देखो अभी तक तो जो 10 रुपए के सिक्के हैं या फिर 20 रुपए के सिक्के हैं, 20 रुपए का सिक्का तो अभी अमूमन चल नहीं रहा है, तो ये जितने भी जो सिक्के होते हैं इनको कौन इशू करती है, इनको गवर्नमेंट इशू करती है। कौन इशू करती है, गवर्नमेंट। आई बात समझ में, इनको कौन इशू करती है, गवर्नमेंट इशू करती है। 1 रुपए का जो नोट होता है ना, वो भी कौन इशू करती है, गवर्नमेंट इशू करती है। यानी कि गवर्नमेंट के तहत कौन सा मंत्रालय, ये वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको इशू करती है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना, वो ही 1 रुपए के नोट के ऊपर क्या करते हैं, साइन करते हैं। 1 रुपए का नोट फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा साइन होता है। और सिंपल सी बात है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ रहता है, सॉरी इसके ऊपर क्या लिखा हुआ नहीं रहता है, प्रॉमिस टू पे बियर, ऐसा नहीं लिखा हुआ उसके ऊपर होता है। सिक्कों के ऊपर तो किसी के साइन की जरूरत होती ही नहीं है। बात करते हैं सिक्कों को छोड़ दो, 1 रुपए के नोट को छोड़ दो, बाकी वाले जितने भी जो नोट है, करेंसी नोट्स अदर देन ₹1 यूजिंग द पावर ऑफ आरबीआई एक्ट। वो आरबीआई एक्ट के तहत उसकी पावर किसको दी गई है, आरबीआई को उसकी पावर दी गई है। और उसके ऊपर क्या लिखा रहता है, आई प्रोमिस टू पे बियरर। अब बात आती है लीगल टेंडर किसे कहते हैं। अब देखो लीगल टेंडर के लिए जरूरी होता है कि पहले वो फिएट मनी हो। अब फिएट मनी के अंदर भी 2 चीजें होती है। पहली बात, वो कॉइन्स के अंदर हो सकती है, या फिर वो नोट्स की, या फिर वो नोट्स वगैरह के अंदर हो सकती है। साथ में उसको गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या करती है, इश्यू करती है। गवर्नमेंट अथॉरिटी उसको क्या करती है, इश्यू करती है। इन दोनों कंडीशन के साथ में अगर वो अभी भी वैलिड है, आप उसे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, अगर आप उसे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, यस, तो यह फिएट मनी भी हो जाएगी। और क्योंकि सिंपल सी बात है, फिएट मनी तो है ना। अगर लीगल टेंडर मनी बननी है तो फिएट मनी तो बननी ही बनी है, और यह लीगल टेंडर मनी भी बन जाएगी। लेकिन वो अभी के टाइम पीरियड में वैलिड नहीं है, तो यह फिएट मनी नहीं बन पाएगी। सॉरी, फिएट मनी तो रहेगी, लीगल टेंडर मनी नहीं बन पाएगी। जैसे कि अगर मैं अभी रुको एग्जांपल देता हूं, पहले तो लीगल टेंडर की देख लेते हैं। जैसे कि अभी ये नए नोट 50 रुपए का नोट हुआ, 100 रुपए का नोट हुआ, 200 रुपए का नोट हुआ, ये सब पेपर मनी है, यस। प्लस इनको गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट ने इशू की है, यस। ये दोनों कंडीशन पूरी हुई तो ये क्या बन गई, फिएट मनी।
क्या यह वैलिड है अभी भी? क्या आप इनसे ट्रांजेक्शन कर सकते हो इनसे? यस। तो फाइट प्लस वैलिडिटी अगर यस है अभी, तो ये कौन सी मनी बन गई आपके लिए? लीगल टेंडर मनी। कौन सी मनी बन गई? लीगल टेंडर मनी। जबकि अगर मैं वहीं पे बात करता हूं, यह 500 रुपए के नोट, ये 1000 रुपए का नोट, जिसको 8 तारीख को 8 बजे आके हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कह दिया कि अब ये नहीं चलने वाले हैं। अब इनका देखिएगा, सबसे पहला, क्या यह पेपर मनी है? आप कहोगे यस। क्या यह गवर्नमेंट ने इश्यू किए ये नोट? उस समय तो गवर्नमेंट ने तो इश्यू किए थे, हमने तो बनाए नहीं थे। तो यह कौन सी मनी है? फिएट मनी। लेकिन क्या यह वैलिड है? आप कहोगे नहीं। तो क्या यह लीगल टेंडर मनी है? आप कहोगे नहीं। आई होप समझ में आया होगा। लीगल टेंडर मनी में वो फिएट मनी जो कि कानून, अभी भी कानून के तहत चलन में है, आप उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, वो तो लीगल टेंडर मनी। आप जिससे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो वो कौन सी है? केवल और केवल फिएट मनी है। अब ये जो 50 रुपए के, 100 रुपए के, 200 रुपए के जो नोट है, ये फिएट मनी भी है, यह फिएट मनी भी है और यह लीगल टेंडर मनी भी है। आई होप समझ में आया होगा। देखिएगा, जो 1000 रुपए के नोट जो डिमोनेटाइजेशन के तहत अब नहीं चलते हैं, वो केवल और केवल फिएट मनी है, क्योंकि इसको आरबीआई ने इश्यू किया था। लेकिन अब ये वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं होने की वजह से ये लीगल टेंडर मनी नहीं बन सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, शेयर्स, बॉन्ड्स, डीडी, चेक, एटीएम कार्ड्स, किरोन कॉइन, किराना कॉइन्स, कसिनो कॉइन्स, बिटकॉइन्स, यह ना तो कॉइन्स के रूप में आते हैं, ना ही यह पेपर मनी के रूप में आते हैं। तो ये ना तो फिएट मनी है, और क्योंकि ये फिएट मनी ही नहीं है तो यह लीगल टेंडर भी नहीं बन सकती हैं। आई होप समझ में आया होगा। और कॉम्परेटिव कॉइन्स फिएट मनी बट यस नॉट लीगल टेंडर अनलेस नोटिफाइड एज यूज द लीगल टेंडर। कॉम्परेटिव का मतलब क्या होता है? किसी की याद में कुछ कॉइन्स वगैरह बना दिए जाते हैं। जैसे कि एक कॉइन अगर बना दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी की याद में, कि अटल बिहारी वाजपेयी की इस स्मृति के अंदर वो कॉइन बना दिया गया और कहा कि ये 10 रुपए का कॉइन है, अगर आपको परचेज करना है तो आप इसको 500 रुपए में परचेज कर सकते हो, खुद गवर्नमेंट कहती है इसको। तो यहाँ पर ये जो है वो फिएट मनी है। क्यों? क्योंकि कॉइन के रूप में है और गवर्नमेंट ने इसको इश्यू किया है, लेकिन ये चलन में नहीं है। चलन में वैसे भी नहीं हो सकता ना। 500 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी है, उसको 10 रुपए में चलन में कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो ये यहाँ पर लीगल टेंडर हो भी सकता है। अगर गवर्नमेंट कह देते भाई कंटिन्यू आप इसको कर सकते हो यूज, सामान खरीदने बेचने के लिए, तो लीगल टेंडर हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। अब लिमिटेड लीगल टेंडर भी दो तरह के होते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर के अंदर आते हैं कॉइन। क्यों आते हैं कॉइन? और अनलिमिटेड लीगल टेंडर के अंदर आते हैं नोट। कॉइन लिमिट, क्योंकि अगर सपोज करो कि आपने किसी से 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया और 1 लाख रुपए के आपने उसको 1-1 रुपए के 1 लाख सिक्के पकड़ा दिए, क्या वो उसको लेने के लिए बाध्य है? नहीं सर, वो उनको लेने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वो एक लिमिटेड लीगल टेंडर है। आप एक लिमिट तक ही कॉइन के ट्रांजेक्शन कर सकते हो। एज पर द कॉइनेज एक्ट 2011 अगर कोई भी 1 रुपया है या उससे ज्यादा का है, कॉइन की बात कर रहा हूं मैं, चाहे 1 रुपया हो, 1 रुपये से ज्यादा, 2 रुपए हुए, 5 रुपए हुए, 10 रुपए हुए, ये आप 1000 रुपए तक ही इस ट्रांजेक्शन कर सकते हो। 50 पैसे से कम के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, 50 पैसे हालांकि आजकल आपको दिखते नहीं है, लेकिन इसको ऐसा नहीं कि विड्रॉ किया गया है, 50 पैसे अभी भी चलन में है। 50 पैसे से नीचे के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके आप 20 को यानी कि 10 रुपए तक के ही आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो बिल्कुल। और 50 पैसे से नीचे को विड्रॉ कर लिया गया 2011 में। और वहीं पर बात की जाए कि जो अगर नोट है, केस है ना, उनके आप कितने ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उसके लिए कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है एज पर द आरबीआई एक्ट और कॉइनेज एक्ट, है ना। हालांकि जब आप इनकम टैक्स एक्ट वगैरह पढ़ते हो तो वहां पर कहते हैं ये केस के ट्रांजेक्शन मैक्सिमम 2 लाख तक की हो सकते हैं। तो आई होप हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इनके क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्ड द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। इनमें से लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या होता है? फिएट मनी प्लस लोग उसको लेने के लिए बाध्य हैं, मना नहीं कर सकते हैं।
द मनी विच ए क्रेडिटर इज अंडर कंप्लीशन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स, मतलब कि उसको लेना ही पड़ेगा, वो उसको अपने क्लेम को सेटलमेंट करने के लिए मना नहीं कर सकता है। अब देखो, द मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफरे द फीस ऑफ लीगल केसेज, लीगल केसेज के अंदर अगर आपने किसी तरह की अवमानना की है तो आप जो उसका भुगतान करते हो उस केस के अंदर, तो वो होती है आपके लिए लीगल टेंडर मनी। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट, ये बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, ये आपके पेपर के रूप में नहीं होते, तो ये फिएट मनी भी नहीं है इवन, है ना। तो लीगल टेंडर मनी तो ये होने से रहे। मेटालिक मनी इन सर्कुलेशन ऑफ कंट्री, वो मेटेलिक मनी, अब मेटेलिक केवल मेटेलिक मनी होती है क्या, साथ में पेपर मनी भी तो हो सकती है ना। और मेटेलिक मनी के साथ साथ पेपर मनी भी तो हो सकती है। तो यहाँ पर बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको कंसीडर करना है कि इन इंडिया मिनिमम डिनोमिनेशन कॉइन जो 50 पैसे तक ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। यस, कॉइन बिलो 50 पैसा इज नॉट ए लीगल टेंडर फॉर पेमेंट, उससे नीचे के 2011 से हटा दिए गए हैं, आप उनका यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं मनी इवोल्यूशन एंड टाइप्स के अंदर, ताकि आपको पता रहे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया ना। 5 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं। ये साथ में डायग्राम आप सब बनाइएगा। क्लास कौन सी है हमारी? अब यहां पर कितनी कितनी तरह की मनी हो सकती है, पहले मेरे को आप ये बताइएगा। सबसे पहले कौन सी मनी आती थी? कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी के केस में पहली बात आती है इंट्रिंसिक वैल्यू होती है या नहीं होती है। आप इस इंट्रिंसिक वैल्यू को कंसीडर नहीं कर सकते हो। और यहां पर मनी बराबर क्या रहेगा? कोई भी कमोडिटी। दूसरी कौन सी आती थी आपके लिए? दूसरी आती थी आपके लिए मेटेलिक मनी। वही क्वेश्चन पहला कि क्या यहां पर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी? आप कहोगे कि यस, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी। मनी बराबर किसी भी मेटल को मनी के रूप में कंसीडर कर लिया जाता था। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, वो है आपके लिए पेपर मनी। पहला क्वेश्चन सेम रहेगा हमारा पेपर मनी के रिगार्डिंग भी। क्या पेपर मनी की भी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है? आप कहोगे कि नहीं, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। पेपर मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पेपर मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पेपर मनी आती है फिएट मनी, और दूसरी पेपर मनी होती है लीगल टेंडर मनी। अगर मैं बात करता हूं यार आपसे फिएट मनी की, फिएट मनी के लिए 2 कंडीशन होनी जरूरी है। पहला, कॉइन के रूप में हो जाए या करेंसी के रूप में हो जाए या फिर नोट के रूप में हो जाए, प्लस इश्यू बाई रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। लीगल टेंडर मनी वो होती है जो कि पहली बात तो फिएट मनी हो, मतलब कि कॉइन या नोट में हो और रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा इश्यू हो, प्लस वैलिड हो, वैलिड फॉर ट्रांजेक्शन कर लो।
अगर वो वैलिड फॉर ट्रांजेक्शन नहीं रही तो केवल और केवल फिएट मनी ही रहेगी। आई होप यह जो आप एंड में लिखोगे आपको समझ में आया होगा। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो अपने मित्रों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ यही बने रहिएगा।